नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संदीप पाल सिंह और आज हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जो ज़ुकाम आमतौर पे एलर्जिक बना होता है जिसको एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। ऐसे में हम लोग को क्या किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और ऐसी कौन-सी चीज़ें जिनको खाना चाहिए और जिनको नहीं खाना चाहिए। तो आप देखेंगे आजकल हमारे आस-पास के एटमॉस्फेयर में बहुत लोग हैं जो मैं वैसे इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि बहुत सुबह-सुबह उठ के और शाम को उठ के छींके मारेंगे या नाक बंद रहेगी या नाक भरी रहेगी। ऐसे में कुछ प्रिकॉशंस हैं जो अगर आप बरतते हैं तो उससे आप बच सकते हैं काफ़ी हद तक क्योंकि हमारे आप देख रहे होंगे हमारे जो आस-पास का एनवायरनमेंट है उसमें पॉल्यूशन लगातार लेवल बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए ऐसे केसेस में काफ़ी वृद्धि हो रही है, तो ऐसे में मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए। जितनी हमारी आसपास मिट्टी है, धूल, धुआँ, मिट्टी, इन चीज़ों को हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। अगर ऐसा टाइम जहाँ पे धूल बहुत ज़्यादा है या धुआँ बहुत ज़्यादा है या आसपास मिट्टी है, अब मान लो कोई एक आदमी स्मोक कर रहा है, तो कोशिश करिए उसके पास जाने से बचें। खुद तो स्मोकिंग ना ही करें और ना ही ऐसे स्मोकिंग करने के वाले के पास आएँ, जिससे आप लोगों को एलर्जी होने के चांसेस रहें। अगर बाहर धुआँ है, फैक्ट्री है, तो ऐसे में मास्क यूज़ करें। मैं आगे अभी मास्क के बारे में बताऊँगा कि मास्क का यूज़ कैसे किया जाता है। और मिट्टी है तो कोशिश करिए कि ऐसे एरिया में निकलने की कोशिश कम से कम कीजिए। आप अंदर रहिए, कार के अंदर रहिए या अपने काम के अंदर कोशिश करिए उसको बंद करके वहाँ से निकलिए। तो फिर आता है कि जब भी आप बाहर निकले तो नाक में कोई भी किसी किस्म का घी, तेल, वैसलीन जो भी है जिससे जो नाक के अंदर ड्राइनेस है वो ना बने। या आप एक काम कर सकते हैं, नमक वाले पानी के घूंट से अपनी नाक की सफाई कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी नाक जो है बाहर के जो पॉलन्स हैं, डस्ट है, उनसे बची रहेगी, ड्राइनेस कम से कम रहेगी जो सी है। आप मास्क का भी यूज़ कर सकते हैं। मास्क को यूज़ करने का तरीका क्या है कि आप पहले सिंपल मास्क ले लें और सिंपल मास्क को थोड़ा सा स्प्रे करके उसको गीला कर लें। अगर वो गीला हो जाएगा तो क्या होगा, कोई भी ड्राई डस्ट या ड्राई पॉलन्स या किसी तरह की कोई चीज़ है वो उसके साथ चिपक जाएगी, वो सीधा आपके नाक पे असर नहीं करेगी। और आपने अगर नाक में वैसे भी घी, तेल या वैसलीन लगा रखी है तो उसका सीधा असर आपकी नाक पे नहीं होना। ऐसे चांसेस कम है, बट लेकिन ऐसा नहीं कि एलर्जी खत्म होगी, बट उसका जो असर है वो कम हो जाएगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों को सारा साल एलर्जी के सिम्टम रहते हैं, सारा साल नाक भरी रहती है, छींकें आती हैं। और कुछ लोग हैं कुछ महीनों में, जैसे मार्च, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर के महीनों में ऐसे लोगों के साथ दिक्कत आती है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर जिनको जनवरी से अप्रैल तक की प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादातर पोलन से जुड़ी होती है, क्योंकि आप देखोगे ऐसे टाइम पे परागकण हवा में बहुत ज़्यादा होता है और अप्रैल से जुलाई तक ज़्यादातर जो पेड़ हैं उनकी उन चीज़ों से ज़्यादा एलर्जी होती है। और इसके बाद के जो दिसंबर तक का महीना है उसमें खासकर एक रैगवुड होता है, उस प्लांट से ज़्यादातर लोगों को एलर्जी मिलती है। लेकिन कुछ लोगों को जिनको सारा साल ही इस तरह के सिम्टम मिलते हैं, उन लोगों में जरूरी नहीं कि सिर्फ ये पॉलन्स या इस तरह के परागकण ही कारण हो, उसमें कई सारे कारण, धूल, धुआं, मिट्टी, बहुत सारी चीज़ें जो कारण हो सकते हैं जिनको अपने को अवॉइड करना चाहिए। फिर आता है कि हम लोगों को जब ऐसा सीज़न हो, जब ऐसा मौसम हो, तो जब बाहर मिट्टी है, धूल है, धुआं है, धुंध है, तो हम अपने शीशे बंद रखें। ऐसे में क्या है, अगर हम अपनी विंडो क्लोज रखेंगे और घर के अंदर कोशिश करिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एसी और प्यूरीफायर का यूज़ कीजिए। एयर प्यूरीफायर काफ़ी हद तक हमारे इन्वायरमेंट्स को, काफ़ी हद तक पॉलन्स को और इस मिट्टी को साफ कर देते हैं। और एक चीज़ सबसे बड़ी बात है कि घर में हमारे जो महिलाएं क्या करती हैं कि ज़्यादातर धूल, अब डस्टिंग करनी है तो डस्टिंग करने के लिए उनके पास और भी चारा नहीं, उनको डस्टिंग करनी पड़ेगी। तो खासकर जो कर्टन्स हैं या जो गद्दे हैं या मैट्रेस जिनको बोला जाता है, ऐसे में क्या होता है इनमें मिट्टी बहुत हद तक जमा होती है और जैसे वो इसको झाड़ती है तो मिट्टी हवा में काफ़ी हद तक एक्सप्लोड हो जाती है और ऐसे टाइम पे एलर्जी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि जितने खासकर कर्टन्स हैं या ये सब चीज़ें हैं, इनके लिए अगर आप वैक्यूम क्लीनर्स का यूज़ करें तो अच्छा है। अगर नहीं है तो कुछ फिर कोई और किसी और से करवाने की कोशिश करिए, या उस इन्वायरमेंट में अगर आपको एलर्जी है तो उस एरिया से कम 2 घंटे के लिए दूरी बना के रखें। एक आजकल जो एक नया कंसेप्ट आ रहा है कि ये माइट प्रूफ पिल्लोज, मैट्रेस कवर्स, ये काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, ये चिपकने नहीं देते धूल, धुआं, मिट्टी को, तो उनका भी यूज़ किया जा सकता है। अगर हमारे घर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, नमी बहुत ज़्यादा है, तो ये भी हमारे लिए बहुत हानिकारक है। तो हमारे को डीह्यूमिडिफायर का यूज़ अगर हम परचेज कर सकते हैं तो डीह्यूमिडिफायर का हमारे को यूज़ करना चाहिए। और एक चीज़ जो बड़ी है वो है कि अगर मोल्ड है हमारे घर में, फंगस है, होता है क्या, आप देखोगे जहाँ टंकियों से पानी रिसाव हो रहा है या घर में कहीं टैप है जहाँ से पानी बार बार लीक कर रहा है, तो उसके आसपास फंगस जो है वो ग्रो कर जाएगी और वो फंगस ग्रो करने के बाद उसमें से जो स्पोर्स उड़ेंगे वो घर के आदमी को या की औरत को एलर्जी का कारण बनते हैं। तो ऐसे में कहीं पहले आप अपने आसपास खोदिए कि पानी की कहीं लीकेज तो नहीं है या आपके कहीं सीलन तो नहीं आ रही है। सीलन है तो उसका इलाज कीजिए।
अगर पानी कहीं लीक कर रहा है तो उसका इलाज कीजिए, जिससे जो मोल्ड या सीलन है वो बंद हो। अगर वो मोल्ड या सीलन रहेंगे तो वो दिक्कत बनी रहेगी। फिर एक सबसे बड़ा कारण आता है कि घर के अंदर पेट्स, मतलब पालतू जानवर। अब पालतू जानवर में क्या होता है कि उसका जो डेंडर है या स्किन के फ्लैक्स उड़ते रहते हैं आमतौर पे, या सलाइवा है, या कुछ लोगों की कुछ एनिमल्स की फर या जो हेयर है जो निकलता है, जैसे कुत्तों में आमतौर पे निकलता है, तो उनके साथ मिट्टी या पोलन चिपक जाते हैं। इस तरह उनका यूरिन है, तो इन चीज़ों से भी बहुत लोगों को एलर्जी होती है। तो जिन लोगों को एलर्जी है, मैं तो उनको ये सलाह दूंगा कि अगर वो पेट ना ही पाले तो अच्छा है, अगर वो पालना भी पड़ता है तो पेट को अपने बेडरूम से बाहर रखें, या बाहर रखा जा सकता है, घर से बाहर रखा जा सकता है, तो ये और भी बढ़िया है। इसे ऐसे में उसके जो ये झाड़न है या चीज़ें हैं, अगर अवॉइड की जाए तो बहुत ही बढ़िया रहता है। फिर आता है हमारे एक कंसेप्ट आता है कि घर में कॉकरोचेज नहीं होने चाहिए, क्योंकि कॉकरोच से भी कई लोगों को कॉकरोच के जो स्पर्श उठते हैं उससे भी बहुत लोगों को एलर्जी है। कॉकरोच, माइट, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये था चीज़ें, किन चीज़ों को हम लोगों को किस तरह की प्रिकॉशन हमको लेनी चाहिए। इन चीज़ों के प्रिकॉशन के लिए मैं स्पेशली बोलूँगा कि अगर आप घर से बाहर निकले, आजकल कोरोना के टाइम से हम मास्क को बहुत आम तौर पे यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे में उसको गीला कीजिए, कपड़े वाले मास्क को, उसको डबल पहन सकते हैं, सिंगल पहन सकते हैं, आप उसका यूज़ कीजिए। घर में हमारे घर में गाय का घी जो है अगर अवेलेबल है तो सबसे बढ़िया रहता है। आप उसको गर्म करें, उसकी 2 से 3 बूंदे अपनी नाक में टपकाएं, तो ये भी एक बहुत बढ़िया रहता है, जिससे लुब्रिकेशन बना रहे। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि कुछ लोग पूछते हैं सर कि किस तरह का प्राणायाम, योगा या कोई एक्सरसाइज, आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज कीजिए, किसी भी तरह का योगा कीजिए, किसी भी तरह का प्राणायाम कीजिए, वो इसमें हेल्प है। वो हमारे लंग्स की कैपेसिटी को, हमारी एरिएशन को, हमारे ऑक्सीजन लेवल्स को बढ़ाता है। अगर मैं बात करूँ तो प्राणायाम खासकर जो अनुलोम विलोम है, शीतकारी है, उज्जयी है और कपालभाति है, ये सारे प्राणायाम हमारे नाक से जुड़े हुए हैं। नाक के स्क्रीशंस को निकालते हैं, सुखाते हैं, मतलब निकाल के हमारे स्क्रीशंस को खुला कर देते हैं, जिससे हमारे को एलर्जी होने के चांसेस कम रहते हैं। हाँ, अगर आप कर सकते हैं तो ये बहुत बढ़िया रहेगा कि आप जल नीति का सहारा लीजिए। जल नीति क्या होती है, जो भी पोलन्स हमारी नाक में चिपक गए या कोई चीज़ होगी तो उसको निकाल देते हैं, उसके बाद आपका एयर का जो वेंटिलेशन है प्रॉपर मेंटेन हो जाता है। सूत्र नीति भी की जा सकती है। सूत्र नीति थोड़ी सी मुश्किल होती है और किसी की गाइडेंस के अंदर की जाए तो बहुत ही अच्छी रहती है। फिर एक जो आजकल के लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, खासकर बच्चों में जो प्रॉब्लम आ रही है, मैं डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से, कि बच्चे जो हैं वो आजकल की डेट में रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे इस तरीके से सोते हैं। तो ऐसे में अगर बच्चे इस तरीके से सो रहे हैं तो उसके जो इम्यून सिस्टम है उनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो कोशिश कीजिए कि जो हमारा वैदिक काल से चलता आ रहा है कि शाम को थोड़ा सूर्य अस्त के बाद सोना और सुबह जल्दी जागना, अगर ऐसा मेंटेन हो सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं भी मेंटेन हो सकता तो कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद हमारे लिए जरूरी है, चाहे वो कोई भी है। आप उसको तोड़ के भी ले सकते हैं। मान लो आपने 6 घंटे रात को सोए हैं तो आप 2 घंटे दिन में सो लीजिए। किसी की रात की ड्यूटी है तो ऐसा किया जा सकता है कि अगर आप रात की ड्यूटी दे के आए तो फिर 8 घंटे आप पूरा प्रॉपर तरीके से नींद लीजिए। ये तो थे अच्छा जो हम लोग व्यवहार, किस तरह का हमारा आचरण होना चाहिए। अब बात आती है कि हमको क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अब हमने स्पीशीज को घटाना है। ऐसे में मैंने लक्षणों में भी बताया था कि आंखों में भी एलर्जी हो जाती है, नाक भी भर जाती है। तो जो जिन फूड्स में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा, स्टार्च की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा जाऊँगा, स्टार्च की मात्रा बहुत ज़्यादा है, उनको अवॉइड करना चाहिए। जैसे चावल है, चावल अगर आप सीधा खाते हैं तो वो दिक्कत क्रिएट कर सकता है, क्योंकि चावल में मांड होता है। लेकिन अगर आप उसकी खिचड़ी बना के खा लेते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं करेगा। इस तरह चावल के साथ काला चना, आलू, केला, दही, शक्करकंदी, ये वो चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इनसे स्क्रीशंस बढ़ते हैं। तो अगर ये चीज़ें ली जाती हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो अगर आपका मन है तो थोड़ी सी मात्रा में इसको ले सकते हैं अपने टेस्ट के लिए, अपने जो विटामिन की पूर्ति के लिए थोड़ा बहुत क्वांटिटी में ले सकते हैं, लेकिन इसको अवॉइड किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब कुछ बात करते हैं हर्ब्स की। तो हर्ब्स में हमारे पुराने टाइम से चलती आ रही है, जैसे जिंजर जो है, अदरक हम लोग चाय में डाल के भी पीते हैं, हम उसका रस भी पी सकते हैं, हम उसको शहद में मिला के भी पी सकते हैं, तो ऐसे में बहुत अच्छी है। इसके लिए जो स्पेसिफिक चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा तो वो है हल्दी। अगर आपको प्योर हल्दी मिल जाती है और आप उसको पिसवा के अपने घर में रख लेते हैं और उसका 1 चम्मच चाहे आप बच्चों को दीजिए, आप खुद लीजिए, 1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ लीजिए। ये हल्दी जो है बहुत ही अच्छा एंटी एलर्जी का काम करता है, आप उसको ले सकते हैं। छुहारे, खासकर लोगों को क्वेश्चन होता है कि सर छुहारे तो गर्मी में कैसे खाएं, लेकिन आप थोड़ी कम क्वांटिटी ले लीजिए, वैसे लिए जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर सर्दियों में 5 खाते हैं तो आप गर्मी में 2 से 3 ले लीजिए। आप उसको दूध में उबालिए, दूध में उबालने के बाद छुहारा आप खिलाइए बच्चे को, टेस्टी भी होता है।
अगर दूध में उसके साथ साथ केसर डाल दिया जाए तो ये और भी अच्छी बात है। और इसके अलावा जो है आंवला, आंवला एक बहुत ही अच्छा द्रव्य है, विटामिन सी से परिपूर्ण है। नींबू विटामिन सी से परिपूर्ण है। आंवले का आप मुरब्बा खा सकते हैं, आंवले का आप च्यवनप्राश खा सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आप आंवला विटामिन सी की फॉर्म में लीजिए। विटामिन सी इसमें बहुत अच्छे से रिकमेंडेड है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, विटामिन D3 का भी इसमें बहुत अच्छा रोल है। तो D3 के सप्लीमेंट्स अगर आप यूज लेते हैं तो वो भी इसमें बहुत हद तक कारगर सिद्ध होते हैं। फिर हम बात करना चाहेंगे अश्वगंधा। अश्वगंधा स्ट्रेस को भी कम करता है। एलर्जिक राइनाइटिस में कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस भी एक कारण है, तो अगर हम स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए अश्वगंधा लेते हैं तो ये इसमें लाभदायक सिद्ध होता है। फिर कुछ लोग टमाटर का यूज़ या प्याज, जो लोग टमाटर प्याज या सलाद ज़्यादा खाते हैं उनमें एलर्जी होने के चांसेस कम रहते हैं, तो आप प्याज का अच्छा यूज़ कर सकते हैं, टमाटर का यूज़ कर सकते हैं। जितने साइट्रस फ्रूट्स हैं उन सब का यूज़ कर सकते हैं। मुलेन पत्ता, गुल मेहंदी, पहाड़ी मूली, गोल्डन रोड, बी पोलन, ये सारी चीज़ें जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। आजकल एक प्रचलन में आ रही है ग्रीन टी। तो ग्रीन टी का अगर आप यूज़ करते हैं तो वो आपके वजन को भी घटाती है और साथ में एलर्जी के पार्ट को भी कम करती है। ग्रीन टी, ब्लैक टी बहुत अच्छी मानी जाती है इस चीज़ के लिए। और अगर नॉन वेजिटेरियन फूड की बात करते हैं तो कच्चा दूध और जो अंडे का सफ़ेद वाला भाग है और सैल्मन फिश भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। तो इन चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं घर के अंदर। इन चीज़ों का अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। अगर बात करते हैं कि कोशिश करिए कि बाहर का जितना फास्ट फूड है जो मैदे से बना है, या हम बात करें कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब चीज़ें और जितनी ये चीज़ें इनको अवॉइड करना चाहिए। मिठाई है, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या सूखे मेवे खाए जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल खाए जा सकते हैं सूखे मेवे। जो चीज़ हमारे को प्लांट से नेचुरल फॉर्म में मिल रही है उसका यूज़ करने में कोई हर्ज नहीं है, उनको यूज़ किया जा सकता है, वो लाभदायक ही सिद्ध होती है। एलोपैथिक साइंस में एंटी हिस्टामिनिक्स दिए जाते हैं, कुछ दवाइयाँ ताकि आपके नेजल स्कीशन रुक सकें, डीकोंजेस्टेंट दिए जाते हैं, मास्ट स्टेबलाइजर दिए जाते हैं, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दिए जाते हैं। और इसके अलावा डीकोंजेस्टेंट के साथ साथ आपको नेजल स्प्रेज दिए जाते हैं, आई ड्रॉप्स दी जाती हैं, नेजल सलाइन वॉशेस दिए जाते हैं, और सबसे लास्ट में अगर मैं बात करूं तो इम्यूनोथेरेपी भी यूज़ की जाती है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका यूज़ करते हुए आप जो जुकाम या एलर्जी, या जिसको हम एलर्जी की राइनाइटिस बोलते हैं, जो आम भाषा में आम लोगों में प्रचलित है, तो उसका बचाव किया जा सकता है। धन्यवाद।